इस वीडियो में आज हम अपवाह या अनुगमन वेग के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी चालक में, जो धातु चालक होती है, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बंद बर्तन में भरी हुई गैस के समान व्यवहार करते हैं तथा जो उनकी गति होती है वो अनियमित होती है और वो जो धातु में धनायन होते हैं उनसे बार बार टकराते रहते हैं। टकराने के बाद जो उनका वेग है वो परिवर्तित होता रहता है। इस तरीके से जो उनका ऊष्मीय वेग होता है उसका औसत अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मीय वेग के कारण जो चालक होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी चालक को बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देते हैं तो उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेते हैं और उसी सूक्ष्म वेग को हम यहां अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। काफी सूक्ष्म होता है, लगभग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि श्रांतिकाल क्या होता है और माध्यम मुक्त पथ क्या होता है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, आखिर ये जो अपवाह या अनुगमन वेग क्या होता है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक ये चालक है। अब इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनियमित रूप से गति करेंगे। इस तरीके से गति करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से। गति की जो उनकी दिशा होती है वो धनायनों से टकराने के बाद परिवर्तित होती रहती है। हर बार जब वो धनायन से टकराते हैं तो उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। तो अब क्या होता है, अगर हम इनका जो ऊष्मीय वेग होता है अगर वो ज्ञात करते हैं तो वो कैसा आता है, वो 0 आता है। इसी वजह से ऊष्मीय वेग के कारण चालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अब अगर हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, हमने इस चालक को एक बैटरी से जोड़ दिया तो अब क्या होगा, बैटरी से जोड़ने के बाद इस चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा और जैसे इस चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इस तरीके से होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण अब क्या होता है कि इन पर एक बल आरोपित हो जाता है और अगर मान लिया कि वो बल F है तो बल किसके बराबर होगा, वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इन पर आरोपित होता है। इस बल के कारण ही जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें एक अपवाह हो जाता है, एक ड्रिफ्ट हो जाता है और उस ड्रिफ्ट के कारण ही एक सूक्ष्म वेग, उस अपवाह के कारण की ही एक ये सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेते हैं और उसी सूक्ष्म वेग का अगर हम औसत ज्ञात करते हैं तो उसी को हम अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें एक बल कैसे आरोपित हुआ, ऐसे आरोपित हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आरोपित हो रहा है ये बल। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर को मूव कर रहा है तो इसमें एक अपवाह हो जाता है ऐसे। तो ये एक सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से इसमें एक अपवाह वेग हो जाता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये, तो अब क्या होगा, फिर ये इसमें भी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है। इस तरीके से इसमें अपवाह हो जाता है। तो अब इसमें भी एक सूक्ष्म वेग, ये भी एक सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पर,
ऐसे अपवाह हुआ, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा और ऐसे इसने अपवाह प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेग प्राप्त कर लेते हैं और इसी सूक्ष्म वेग का अगर हम औसत ज्ञात करते हैं तो वो ही अनुगमन वेग होता है। मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो वेग है u1 है, इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका वेग u2 है। तो अगर मान लिया इस चालक में n इलेक्ट्रॉन है तो इनका अगर हम औसत ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो n से भाग देने के बाद हमको इनका औसत प्राप्त हो जाएगा और इसी औसत को हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसको vd से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये देख रहे हैं इस तरीके से ये ड्रिफ्ट हो जाता है इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब अगर हम देखिए इसका औसत ज्ञात करेंगे तो इसका औसत शून्य नहीं होगा क्योंकि जो इनमें अपवाह हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है। तो अब इसकी कुछ वैल्यू होगी और वो जो वैल्यू होगी उसी को हम अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। तो ये था अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखें श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल के लिए देखिए, मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस धनात्मक जो आयन है, ये धनायन इससे टकराएगा और टकराने के बाद ये सपोज किया इसकी दिशा परिवर्तित हो गई, इस दिशा में चला गया, ये यहां टकराया ये धनायन से, फिर यहां पर एक दिशा इसकी आ गई, इस दिशा में चला गया। तो इस तरीके से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी दिशा परिवर्तित करते रहते हैं। तो अब क्या हो जाता है कि यहां और यहां जो ये दो क्रमागत टक्कर इसकी हैं, इनके बीच का जो समयांतराल होता है, दो क्रमागत जो टक्कर हैं इनके बीच का जो समयांतराल होता है, इसी तरीके से जो अन्य जो टक्कर होंगी उनके बीच का समयांतराल होगा और टक्कर होंगी दो क्रमागत उनके बीच का समयांतराल होगा। तो ऐसे सभी समयांतराल का अगर हम औसत ज्ञात कर लेते हैं, उसी औसत को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। मान लिया कि इन दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल τ1 है, इसी तरीके से जो इसके आगे जो टक्कर होगी, दो क्रमागत टक्कर होंगी उनके बीच का समयांतराल τ2 है, इसी तरीके से जो अन्य टक्कर होंगी उन सब का अगर हम योग ज्ञात करके और औसत ज्ञात करते हैं तो इसी औसत को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं और इसको हम टाव से प्रदर्शित करते हैं। इस श्रांति काल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाव से। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को ही हम श्रांति काल कहते हैं और टाव से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसी तरीके से देखिए माध्य मुक्त पथ क्या होता है। अब हमने देखा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दो क्रमागत टक्कर कर रहा है। अब इन दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो इसकी दूरी होगी या जो पथ होगा उसको हम कहेंगे मुक्त पथ। तो इसी तरीके से अन्य जो दो क्रमागत टक्कर होंगी, फिर और दो क्रमागत टक्कर होंगी, अगर हम उन सभी टक्करों के बीच का जो पथ होता है उनका अगर हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं, जो ऐसी जितनी भी टक्कर होंगी उन टक्करों का अगर हम टक्करों के बीच की दूरी का जो बीच का पथ है अगर हम उनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं तो उसी माध्य को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं और इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो माध्य मुक्त पथ होता है वो किसके बराबर होता है, अनुगमन वेग तथा
श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है। अनुगमन वेग तथा श्रांति काल के गुणनफल के बराबर होता है ये माध्यम उक्त पथ। तो आई होप आपको यहां सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।